अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक और लेक्चर आज, और टॉपिक इम्पोर्टेंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एक्चुअली आयन का मतलब क्या होता है? आयन उस एटम को कहते हैं जिस पर चार्ज आ जाए, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद है ऐसी एनर्जी जो आपको रिक्वायर हो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। जाहिर बात है जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे फिर वो आयन बन जाएगा, इसलिए वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो हम यूँ डिफाइन करते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, यानी कि सबसे बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है आपने आइसोलेटेड गैसियस एटम से। अब ये आइसोलेटेड गैसियस लिखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर कोई एटम आइसोलेटेड ना हो, जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है। अब दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आप दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वो एनर्जी और आएगी। उसके ऊपर इस जो दरमियान में बॉन्ड है, बॉन्ड का फ़र्क पड़ जाएगा, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो इसलिए एटम वो हो जो आइसोलेटेड भी हो और जो गैसियस भी हो, क्योंकि गैस जो होती है इसके एटम्स के दरमियान कशिश नहीं होती। बाकी जितने भी लिक्विड वगैरह सॉलिड वगैरह है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती है। अब एग्जांपल देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी की। सोडियम है हमारे पास, हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, अब ये बन गया Na का प्लस आइन, ठीक है। जब Na प्लस आइन बना ये, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ी है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले सोडियम के न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, उसको खींचा हुआ था। जब आपने रिमूव किया आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर हुई? 496 किलो जूल पर मोल। अब ये जो 496 किलो जूल पर मोल है, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी एक से ज़्यादा भी होती है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है एलिमेंट्स हैविंग मोर देन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, आप उन दोनों को भी रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगी। मसलन ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, Mg का प्लस आइन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एनर्जी आपको रिक्वायर हुई 738 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो इसको आपने लिखना है I1। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, मैग्नीशियम का वही प्लस आइन है जो मैंने ऊपर बताया, वो प्लस आइन है। आपने उस प्लस आइन में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया, यानी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको पहले से एक यूनी पॉजिटिव आइन चाहिए, यूनी पॉजिटिव, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले ही निकल गया हो, आपको दूसरा रिमूव करना। तो दूसरे को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। आपने दूसरा भी रिमूव कर दिया तो Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ गया। अब एनर्जी देखें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी सिर्फ 738 और सेकंड है 1451, 1451, यानी डबल हो गई। तो ये डबल पता है क्यों हुई? ये डबल इसलिए हुई क्योंकि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया था, अब मैग्नीशियम बन गया है पॉजिटिव का आइन, पॉजिटिव आइन का रेडियस कम हो गया, यानी कि इस Mg प्लस का साइज काफ़ी कम हो गया, साइज छोटा हो गया। तो साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ गई, यानी यूँ समझ ले ये न्यूक्लियस है मैग्नीशियम का, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब साइज छोटा हुआ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और करीब आ गया, इसलिए इस Mg प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और हटाने के लिए आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो यहाँ से भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आंसर इसका यही आपने लिखना है, बिकॉज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव आइन।
जबकि जो फर्स्ट थी वो एक न्यूट्रल एटम से पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए थी। इसके बाद ग्रुप और पीरियड में इसका ट्रेंड है, लेकिन ये ट्रेंड पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फैक्टर्स पढ़ाता हूं। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। जो पहला फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी को कंट्रोल करने वाला वो है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार, यानी न्यूक्लियस पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पे एक एटम जो है उसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। जिसके अंदर 9 प्रोटॉन है उसकी कम होगी। तो न्यूक्लियस चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। फिर साइज ऑफ एटम वेरी इंपॉर्टेंट। साइज ऑफ एटम को समझने के लिए आप यूँ समझे कि आपके पास ये एक छोटे साइज़ का एटम है जिसका ये न्यूक्लियस है, ये करीबी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक ये बड़े साइज़ का एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन दूर है। किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है? बड़े साइज़ के एटम का। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जा चुका है, तो जाहिर बात है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई होगी। असल में जब आपने रिमूव करना है इस इलेक्ट्रॉन को, असल जो रेजिस्टेंट करनी है वो इसी न्यूक्लियस ने करनी है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को खींचना है, आपने निकालना है। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उतना रिमूव इजीली किया जा सकता है। इसलिए साइज ऑफ एटम जितना बिगर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी स्मॉल हो जाएगी, उतनी थोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट को मैं आपको यूँ समझाता हूँ। ये एक एटम है, उसका न्यूक्लियस, ये एक और एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, फिर एक और उसका न्यूक्लियस, ये 4 डिफरेंट एटम है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन का शेल है वो एक ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है। ये जो एटम है इसके पास 2 शेल हैं। अब ये अंदर भी यानी कि इलेक्ट्रॉन होंगे पहले शेल में, तो आउटर मोस्ट ये है। अब ये जो एटम है इसके पास इलेक्ट्रॉन के टोटल 3 शेल हैं, यानी कि ये पहले शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी इलेक्ट्रॉन है, और आपने आउटर मोस्ट से हटाना है। अब ये एक और एटम है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन के 4 शेल हैं दरमियान में, यानी कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान कितने शेल आ गए? 1 2 3। इसके दरमियान कितने थे? 1 और 2। इसके दरमियान सिर्फ 1 था, और इसके न्यूक्लियस और शेल के दरमियान कोई एक्स्ट्रा शेल नहीं था। अब ये जो बिगर साइज का एटम है इसमें शील्डिंग इफेक्ट आ गया। अच्छा, शील्ड कहते हैं वैसे ढाल को। आपने माशाल्लाह से अर्थगर्ल ड्रामा देखा हुआ है। किसी दूसरे की जो तलवार का वार होता है उसको रोकने के लिए जो चीज़ आगे की जाती है उसको ढाल कहते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो एक्स्ट्रा शेल आ जाते हैं ये भी एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, यानी कि इनके दरमियान भी रिपल्शन आ जाती है, और रिपल्शन आने की वजह से ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ही लेस हो जाती है। तो आउटर शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो नए शेल आ जाते हैं उनकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का कम हो जाना शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो मैंने यूं डिफाइन किया है कि रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन का नाम है, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, इलेक्ट्रॉन के शेल के ऐड होने की वजह से बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में जो न्यू शेल ऐड हो जाते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा ये इफेक्ट उतना ही ज़्यादा रिमूव करना इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी आप रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को इजीली क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी फिर लेस हो जाएगी। बात को समझे कि फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर आपको बहुत कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं ग्रुप और पीरियड में। ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड होता है? आपको पता है कि ग्रुप से ऊपर से नीचे की तरफ एक तो साइज बड़ा होता है। साइज क्यों बड़ा होता है? शेल ऐड होते हैं, ठीक है। पहले एटम में सिर्फ 1 शेल है, दूसरे में 2 शेल है, तीसरे में बच्चों 3 शेल है, चौथा जो एटम है उसमें 4 शेल आ जाएंगे। अब 2 चीज़ें ऐड हुई हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी आया है और साइज भी इंक्रीज हुआ है।
अब यानी कि इसका जो छोटा साइज का एटम है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज होगा, बड़ी मुश्किल है रिमूव करना। इसका थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जा चुका है न्यूक्लियस से। अब सबसे इजी इसका होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ नहीं उतनी दूर तक बाहर तक। तो आप क्या लिखेंगे फिर, ग्रुप के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसकी रीज़न लिखें, क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाएगा एंड शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, साइज भी इंक्रीज होगा, हैंस न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेज। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो गया। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। अब पीरियड आपने लिखना है, पीरियड का भी आपको पता है आसान ही है। पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, ये आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि एक जो पीरियड होता है उसके अंदर शेल ऐड नहीं होता और साइज छोटा होता रहता है। साइज छोटा हो रहा है, कोई न्यू शेल ऐड नहीं हुआ, यानी शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा पीरियड के अंदर। साइज डिक्रीज होगा तो और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, यानी कि ये समझ लीजिए जो पीरियड के एंड पे एटम है इसके अंदर न्यूक्लियस का चार्ज भी ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है सबका क्योंकि कोई नया शेल ऐड नहीं हुआ, साइज छोटा रह गया, तो सबसे रिमूव करना मुश्किल है इलेक्ट्रॉन इसमें से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी एंड वाले एलिमेंट्स की ज़्यादा होंगी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। पीरियड के अलोंग ये बढ़ती है। रीज़न आपने वही लिखनी है जो मैंने बता दी, बिकॉज बाई मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नो न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। शेल कोई नहीं ऐड हुआ बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज वन बाई वन, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया, सो एटम बिकम स्मॉलर, एटम छोटा हो गया, हैंस इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्मॉलर साइज एटम ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी का। इसमें से आपने दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो अमूमन आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन टू ग्रुप, ग्रुप में कम क्यों होती है। दूसरा, व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड। इसके अलावा आपने डेफिनेशन याद करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी की, और जो फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन है वो भी याद करना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी कहते हैं कशिश को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। जाहिर बात है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचेगा तो उसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है इन गैसियस एटम, मसलन फ्लोरीन का एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो F नेगेटिव बन गया, और एनर्जी जो है वो मैंने लिखी है -337 किलो जूल पर मोल। अच्छा, ये जो माइनस का साइन है ना, इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज हुई है। तो सेकंड आयन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखें, शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, पहले ये देखिए, ये ऑक्सीजन का एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, O का नेगेटिव आयन बन गया, और एनर्जी आपको कितनी जो रिलीज हुई वो है -141, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हुई। माइनस का साइन ये शो कर रहा है एनर्जी रिलीज, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। फिर आपने ऑक्सीजन के इसी नेगेटिव आयन को लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, जब ये किया तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है अब उसकी वैल्यू +78, यानी बहुत बढ़ गई और प्लस में चली गई। और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव साइन से ही शो की जाती है। अब पॉजिटिव साइन शो करने का मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब सवाल ये है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है। अब उसका आंसर देखिए,
ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये कब की है? ये तब है जब ऑक्सीजन न्यूट्रल है। अब समझ ले कि ये ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, पहले शेल में 2 और दूसरे में 6 होते हैं। सही है, ऑक्सीजन का एटम बना भी लूँ, ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 6। आपने 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, जैसे ही आपने 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो एनाइन बन गया, और एनाइन का साइज क्या हुआ? बड़ा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब 7 आ गए। और आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है एनाइन बन गया, यानी 1 नेगेटिव आइन, और ये लार्जर साइज में चला गया और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन आ गई। अब इस नेगेटिव आइन में आपने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, नेगेटिव आइन है, चार्ज भी बढ़ गया, न्यूक्लियस काफ़ी दूर हो गया, अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा, यानी बाहर से अगर आप इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, इसी वजह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव आइन में ऐड करना है। अब आंसर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो थी वो तब थी जब आपके पास न्यूट्रल एटम था, आपने न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, दिस इज टेकन व्हेन वी हैव अ नेगेटिव आइन, एंड नेगेटिव आइन इज ऑलवेज लार्जर, सो adding electron is repelled by already present electron, hence we need more energy to add this electron in already present negative ion. Depends upon, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम मैं थोड़ा सा बता दूं, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एटम है, ये बड़े साइज का एटम है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा। सबसे इजी इलेक्ट्रॉन आप किस में ऐड कर सकते हैं? छोटे साइज में। अब इसका न्यूक्लियस बड़ा करीब है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ना, ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब जाहिर बात है जितनी कुव्वत से खींचेगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। बात समझ में आई? यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू स्मॉल होगी और यहाँ पे वैल्यू लार्ज हो जाएगी। समझ आई? यानी कि स्मॉलर साइज एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी स्मॉल साइज की हाई होगी, स्मॉल साइज की हाई, और लार्जर साइज का जो एटम होगा उसकी लो होगी। दूसरी चीज न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस पे चार्ज अगर ज्यादा होगा वो एटम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा होगी। वैकेंसी कहते हैं जगह को, किसी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद है तो उसके अंदर ऐड करना भी इलेक्ट्रॉन को इजी है। अब आपने बताना है जी ट्रेंड, ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड बहुत आसान है। पहले हम बात करते हैं ग्रुप की। अच्छा, ग्रुप के अंदर आपको पता है ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो साइज वो बड़ा होता जाता है, ऐसे करके साइज बड़ा हो रहा है। अब जब साइज बड़ा हो रहा है इस वजह से आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा। इसमें इजी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, इसमें मुश्किल होगा, इसमें उससे भी मुश्किल। तो मतलब कहने का ये है कि सबसे मुश्किल इसमें होगा, तो एनर्जी बहुत कम रिलीज करेगा। मसलन आपकी जो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज है ये डिक्रीज करेंगी टॉप टू बॉटम, और रीजन उसकी क्या है? साइज बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा होने से अट्रैक्शन कम होती जा रही है न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड के अंदर जो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो इंक्रीज करती है, वो बढ़ती जाती है। और क्यों बढ़ती है उसका आंसर भी साइज है। यानी आपको पता है पीरियड के अंदर पहला एटम जो है वो थोड़े बड़े साइज का होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के अलावा अब ये बड़े साइज का एटम है, ये इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सब तो जल्दी इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस करीब है, वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी जल्दी खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जितनी जोर से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जितनी जल्दी ऐड होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी ये रिलीज करेगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये उससे कम करेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऐड करना।
और सबसे कम ये करेगा। इसलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।